myself Shilpa Katavale from ACS Girls Junior College, Paspauli, Nagpur. We are going to start the chapter 12, Biotechnology. This is most important chapter, बहुत ज़्यादा important chapter है. बहुत सारी टर्म्स इसमें आएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू है और इस चैप्टर से बहुत कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी. तो हम बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेंगे. बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बायोलॉजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है? मीन्स कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो हम यूज करते हैं बायोलॉजी साइंसेस में. हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर है, पीसीआर टेक्निक है, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर यूज करेंगे और कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे. तो ऐसे टर्म को यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं. The term biotechnology was first used by Carl Schreck in 1919 to describe a process for large-scale production of pig. अब ये बायोटेक्नोलॉजी, ये जो टर्म है, ये जो कंसेप्ट है, ये सबसे पहले कार्ल श्रेक ने दी थी 1990 में. इन्होंने सबसे पहले एक जो प्रैक्टिकल है वो किया था कि पीक जो है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में उनको चाहिए था कि कम से कम टाइम में हमको ज्यादा से ज्यादा पीक्स का प्रोडक्शन चाहिए. तो इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करना शुरू कर दिया कि जिसकी वजह से उनको पीक का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले और ऐसी कंसेप्ट को उन्होंने यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी नाम दे दिया था. नाउ बायोटेक्नोलॉजी, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके कुछ टाइप्स है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे. अब इतना बड़ा वर्ल्ड है हमारा, इतने सारे नेशंस है, इतनी सारी कंट्रीज है. हर कंट्री अपने अपने लेवल पे रिसर्च करती है और अपने अपने लेवल पे एक डेफिनेशन करती है. एक चीज एक ही है बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन अलग अलग कंट्री, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस उनके अनुसार, उनकी रिसर्च के अनुसार, उनको जैसा लग रहा है उसके अनुसार एक डेफिनेशन रखेगी. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने तरीके से अलग अलग डेफिनेशंस उन्होंने दी हुई है. इट हैज बीन ब्रॉडली डिफाइंड एज, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिफाइन किया जाता है कंसेप्ट है जो नियर अबाउट सबकी सेम है, वो कुछ इस तरह से रहेगी. द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स टू ह्यूमन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. अब हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके कोई ऐसी एक चीज बनाएंगे, कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग, मैन है, एनिमल है, अदर लिविंग फॉर्म्स है, इनकी लाइफ में किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होगा और बेनिफिट ज्यादा होगा. हमने क्या किया है? बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया है, कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है जिसमें से ह्यूमन बीइंग को या फिर जो भी अदर लिविंग फॉर्म्स है उनको यहाँ पर बेनिफिट ही हो रहा है, उनकी लाइफ यहाँ पर आसान हो रही है, उनके लिए चीजें बहुत यहाँ पर बोल सकते हैं हम इजी हो रही है, बहुत ज्यादा आसान हो रही है, बहुत जल्दी उनको कोई चीजें चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक उनको अवेलेबल नहीं होती थी, वो बहुत जल्दी से जल्दी उनको अवेलेबल हो रही है. मतलब सिंपली यहाँ पे ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इनको किसी भी चीज में, जिन चीजों में दिक्कतें आ रही थी वो चीजें अब यहाँ पर नहीं होंगी. उसी को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं.
हम अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी चीज क्या है और कहाँ पर यूज होंगे, उसके कुछ टाइप्स है, कैसे यूज करेंगे हम, कैसे एप्लीकेशंस होंगी उनकी, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 1981, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अनुसार इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक and engineering principles to the processing of material by biological agents to provide goods and service to the human welfare। मतलब ह्यूमन बीइंग की जिंदगी आसान होने के लिए इन्होंने कुछ मटेरियल, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करके उन्होंने कुछ उसमें इंजीनियरिंग करके मतलब चीजों को तोड़ मरोड़ के उनको बेनिफिशियल बनाकर साइंटिफिक तरीके से, जो भी हो रहा है वो साइंटिफिक तरीके से इन्होंने कोई मटेरियल यूज किया है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज किया है, उसमें इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की है जिसको हम इंजीनियरिंग बोलेंगे यहाँ पर, और ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ पर कुछ बेनिफिशियल बनाया है, कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल हो, तो हम ऐसे कंसेप्ट को यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। इट यूजेस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी देखो यहाँ पर हर बायोलॉजी से जुड़ी हुई हर ब्रांच जो है उससे लगकर रहेगी, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, वायरोलॉजी हो, या फिर कोई भी, हर ब्रांच से, बायोलॉजी की हर ब्रांच से यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी जुड़ी हुई रहेगी। जैसे इट यूजेस साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज करेंगे किस के, माइक्रोबायोलॉजी के, जेनेटिक, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इवन स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एक्सेट्रा। मींस सिंपली बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट्स होंगी, इवन इन्होंने तो मैथमेटिक्स भी लिया है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज का हमें मैथमेटिकल डेटा अगर निकालना है, ऑब्वियसली हमको टेम्परेचर सेट करना है, कोई मीडिया बनाना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, और हमें डेटा मेंटेन करके रखना है तो कंप्यूटर्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की हुई है, बायोटेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें इंक्लूड की हुई है। बायोलॉजिकल एजेंट्स मींस प्लांट एंड एनिमल सेल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स और देयर प्रोडक्ट्स। अब बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या यूज करेंगे, कोई मटेरियल जो हम बाहर से लेंगे, और बायोलॉजिकल एजेंट्स जो जीवित लोगों से लेंगे। जीवित लोग मतलब क्या होंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट्स का मतलब कि प्लांट या फिर एनिमल सेल्स, प्लांट या फिर एनिमल सेल्स को हम यहाँ पर ले सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पर ले सकते हैं, एंजाइम्स ले सकते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं, या फिर उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीजें, कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं जिसको हम यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट्स बोलेंगे। हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज एन ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन टर्म ऑफ इट्स ग्रोथ अकॉर्डिंग टू फेजेस। अब जो बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है कि ह्यूमन बीइंग का सिविलाइजेशन भी नहीं हुआ था। आज जो हम चीजें साइंटिफिकली देखते हैं, साइंटिफिकली यूज करते हैं, ये सारी चीजें तब नहीं थी। उस जमाने में भी बायोटेक्नोलॉजी थी, बस लोगों को इतना नहीं पता था कि दिस इज द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि ये जो है हम कर रहे हैं ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है। लोगों को ये नहीं पता था, लेकिन लोग यूज करते थे, उनको पता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन तब उस जमाने में हमारा सिविलाइजेशन नहीं हुआ था। तो चीजें जो है बिफोर द ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड आफ्टर द सिविलाइजेशन देयर आर टू टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर दो बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स दिए हुए हैं। ह्यूमन बीइंग का सिविलाइजेशन होने से पहले, जिसको हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर बोलेंगे, और सिविलाइजेशन के बाद, जहाँ पर हम यहाँ पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो ओल्ड जो बायोटेक्नोलॉजी उसको ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। नाउ
मेकिंग एक्सेट्रा। अब हमको पता है, ये हमारे दादी नानी के ज़माने से चला हुआ आ रहा है कि घर में दही बनाएंगे, घर में इडली बनाएंगे, घर में ढोकला बनाएंगे, और बहुत से लोग उस टाइम पे वाइन भी बनाते थे अपने खेतों में। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम से ही चली हुई आ रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। हमको पता है, हम जब कर्ड बनाते हैं, चीज बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, तो वहां पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस होना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो इसका मतलब वहां पे बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेकिन उस टाइम पे उन लोगों को इतना नहीं पता था कि ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। नाउ इट became an art of kitchen in Indian houses। ये जो हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे लोगों ने अपने घर में किए हुए प्रैक्टिकल्स है, ये आर्ट है। उस टाइम पे उनको साइंस नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारी चीजें, ये सारे प्रैक्टिकल्स उन्होंने अपने घरों में किए। हर घर में, हर इंडियन हाउस में ये प्रैक्टिकल हो चुका है। ये एक प्रकार की कला है जो उस टाइम पे जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको भी ये सारी चीजें पता थी। इट वॉज मोर एन आर्ट देन साइंस। ये एक बहुत बड़ी कला है, साइंस के परे था। क्यों? उस टाइम पे उन लोगों को, उन लेडीज को बोल सकते हैं, उन औरतों को साइंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक कला है। उस टाइम पे उस जमाने के लोगों ने समझी, प्रैक्टिकल्स किए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये साइंस का एक पार्ट है, उनको ये नहीं पता था। Till that time people did not know as to how exactly the process occur and organisms causing this process। उस टाइम के लोगों को ये नहीं पता था कि अगर हम यहाँ पे इडली बनाएंगे तो उसके लिए कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज होंगे, फिर ऐसा हो क्यों रहा है, फिर उसमें वो पफ्स कैसे आ रहे हैं, या फिर डो कैसे तैयार हो रहा है। ये सारी चीजें उनको नहीं, उनको सिर्फ इतना पता था कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे हैं, इसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं था उनको से। द कंट्रीब्यूटर्स made by several chemists, biochemists and microbiologists over the time could explain the mechanism of process and nature of microorganism causing process। फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जैसे जैसे टाइम चला आ रहा है, नया टाइम आते गया, वैसे वैसे कुछ केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये ऐसे ही नहीं होता है, इसके पीछे कुछ तो साइंटिफिक रीजन है। और उन्होंने ढूंढा कि यार इसके पीछे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती है। ये सारी चीजें बाद में सामने आई, लेकिन ट्रेडिशनल टाइम पे कोई भी ऐसी औरत नहीं थी, या फिर बहुत से ऐसे घरों में सारी चीजें बनती जरूर थी, लेकिन उनको उस चीज के पीछे का साइंटिफिक रीजन नहीं पता था। दिस इज द ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। Now modern biotechnology, during 1970 a new technique of recombinant DNA technology was developed and then established by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1973। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के बाद कंसेप्ट आई, और जो भी चीज़ें हो रही थी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस ढूंढे गए, और कुछ टाइम के बाद एक कंसेप्ट आई रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, जिसको बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया स्टैनली और हर्बर्ट साइंटिस्ट ने 1973 में। दिस टेक्निक हैज चेंज्ड द ओवरऑल आउटलुक। इस टेक्नोलॉजी ने तो एक नजरिया ही बदल दिया, एक नई कंसेप्ट लेके आए, जिसकी वजह से बहुत से जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। The technique permits to change, modify genetic heritable material for getting new specific product। अब हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी में हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलेंगे, इसको यूज करके हम जेनेटिक मटेरियल को यूज करके
कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे हमें फायदा हो। सिंपली अगर जेनेटिक मटेरियल को यूज करके आप किसी प्लांट को रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, किसी प्लांट की रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये है कि उस प्लांट को किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा। सपोज कि अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट नहीं है तो कोई भी पेस्ट, कोई भी इंसेक्ट उसको इजीली डैमेज कर सकता है, लेकिन अगर वो हमने उस प्लांट को विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ा दी है तो कोई भी इंसेक्ट, कोई भी पेस्ट उसको डैमेज नहीं कर सकता। हमको वो मॉडिफाइड प्लांट मिला है, उससे हमको फायदा होगा। अगर ऐसी चीजें हम करते हैं तो ये काफी हद तक बेनिफिशियल ही है हमारे लिए, और ऐसा हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके ही कर सकते हैं। The combination of biology and production technology based on genetic engineering involving modern biotechnology, that is new biotechnology. हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, और दोनों का यूज करके ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें बायोलॉजिकल एजेंट्स चाहिए। जैसे हमने कोई भी टेक्नोलॉजी यूज की है लेकिन हमको अप्लाई करने के लिए बायोलॉजिकल एजेंट्स चाहिए, तो हम दोनों को यूज करके यहाँ पर एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे ह्यूमन बीइंग को, अदर लाइफ्स को उसका फायदा होगा। और ये सारे कंसेप्ट जो है ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आती है, और इसी को हम न्यू बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। There are two major features of biotechnology that differentiate modern biotechnology from classical or old biotechnology. यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं दो टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिफरेंशिएट की हुई है, एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और एक है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल फॉर गेटिंग न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पीसीआर, एंड माइक्रोआरएनए, सेल कल्चर, फ्यूजन एंड बायो प्रोसेसेस। अब हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से कैसे अलग है, इसके दो फीचर्स हमको दिए हुए हैं। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल इतना मॉडिफाइड नहीं था, अगर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है तो इसमें साइंटिफिक जो मेथड है उसको यूज किए, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज किए गए हैं। ऑब्वियसली ये एडवांस ही होगी, तो उसके पीछे के दो कारण यहाँ पर दिए हुए हैं कि कैसे यहाँ पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से, दैट इज ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से कैसे अलग होंगे, किस तरह से अलग है, क्यों अलग है, इनके पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक मटेरियल में बदलाव ला रहे हैं कि हमको कुछ ऐसा नया मिले, कुछ ऐसा नया स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिले जिसकी वजह से एक बहुत बड़े अमाउंट में बदलाव आ जाए। अब ये बदलाव लाने के लिए हम यहाँ पर कुछ अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे, जैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, पीसीआर हो गया, और यहाँ पर माइक्रोआरएनए दिया है, सेल कल्चर दिया है, हम जेनेटिक क्लोनिंग कर सकते हैं। ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इनको यूज करके हमें जैसा कैरेक्टर चाहिए, डिजायर्ड कैरेक्टर को तैयार कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा बदलाव बायोलॉजी में मिल सकता है। और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, जिससे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से पूरी तरह से अलग है। ओनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। अब ये जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसका सोसाइटी पे पॉलिटिकल जो रीजंस है उस पे, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, और सबसे मेन बात की लाइफ, प्लांट हो एनिमल हो, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर ला सकती है। ये कैपेसिटी सिर्फ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में है। नाउ द कन्वेंशनल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एक्सेट्रा,
are also focusing attention to produce biotechnology based product। और यहाँ पर दिया हुआ ही है, फार्मास्यूटिकल है, एग्रो है, एग्रीकल्चर है, फार्मास्यूटिकल है, या फिर और अलग अलग टाइप के फूड इंडस्ट्रीज वगैरह है। ये आज मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो है, आरएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक क्लोनिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन तरीके को, इन मेथड्स को अगर यूज़ करते हैं तो ये अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से अच्छा डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छी डिमांड पे बहुत हेल्दी फूड तैयार कर सकते हैं, मेडिसिन बहुत अच्छे लेवल की तैयार कर सकते हैं ये सारी मेथड्स को यूज़ करके। इसीलिए बहुत अच्छी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर फील्ड, ये सारे फील्ड्स जो है ये फोकस कर रही है बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं जो प्लांट लाइफ, ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर देगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देगी, ऐसा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन टू कोर्स टेक्निक, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। Genetic engineering deals with the alteration of genetic material DNA or RNA, while chemical engineering deals with maintaining sterile environment for manufacturing variety of useful products including vaccine, antibiotics, antibodies, enzymes, organic acid, vitamins, therapeutics, etc. जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जीन का मैनिपुलेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल का मैनिपुलेशन हो सकता है, आरएनए जो है, आरएनए का मैनिपुलेशन हो सकता है। अगर जेनेटिक लेवल पे यहाँ पर बदलाव लाए गए हैं तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में काउंट कर सकते हैं। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में फिर क्या आएगा? केमिकल इंजीनियरिंग में जब कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, एंटीबायोटिक बन रहे हो या फिर एंटीबॉडीज बन रहे हो, एंजाइम प्रिपेयर हो रहे हो, ऑर्गेनिक एसिड बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। अब स्टेराइल इन्वायरमेंट क्यों प्रोवाइड करेंगे? किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना आए। अगर वैक्सीन में इन्फेक्शन आ जाता है तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। किसी एंटीबॉडीज में अगर इन्फेक्शंस आए या फिर किसी भी तरह का उसमें कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके भी साइड इफेक्ट ह्यूमन बीइंग में दिखेंगे या फिर किसी एनिमल में दिखेंगे, किसी प्लांट में दिखेंगे। तो इन सारी चीजों को तैयार करने के लिए स्टेराइल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो केमिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टुवर्ड्स अ डिजायर्ड एंड directed and predetermined way using in vitro condition। in vitro means लैब में हमें चाहिए ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे with the help of genetic material। जेनेटिक मटेरियल के साथ कुछ हमें जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से हम उसमें मैनिपुलेशन लेके आएंगे और हमें डिजायर्ड कैरेक्टर हम यहाँ पर तैयार करेंगे। पहले हमारा डिसाइडेड होगा कि हमें पर्टिकुलर इस जेनेटिक मटेरियल से हमें इस प्रकार का ही मॉडिफिकेशन चाहिए या फिर हमें यही जेनेटिक मटेरियल चाहिए, हमें यही डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए। हमारा पहले एम डिसाइडेड होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम मैनिपुलेशन करेंगे। अगर ऐसा सक्सेसफुल होता है तो इसका मतलब हमें जो चाहिए, हमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए, डिजायर्ड जीन चाहिए या फिर जो भी प्रकार का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन, ऑफ हेल्दी जीन और नॉर्मल जीन। अब मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? जीन का मैनिपुलेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करना। सपोज कि कोई डिफेक्टिव जीन है, उसकी वजह से दूसरे जीन्स भी डिफेक्ट हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, हमको उसको निकालना ही है। अब हम उसको निकालेंगे तो उसकी जगह पे हेल्दी जीन हमें रखना पड़ेगा। इसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद ले सकते हैं। आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग ऑफ अ टोटली न्यू
gene transfer of gene into a new location or into a new organism. अब आर्टिफिशियली अगर हमें कोई जीन ट्रांसफर करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि पर्टिकुलर उस जीन की लोकेशन को ढूंढना है कि ऑर्गेनिज्म में, कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर हमको जीन को ट्रांसफर करना है, न्यू जीन को ट्रांसफर करना है, तो उसका क्या, हमें पहले लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी कि हमें किस जगह पर उसको ट्रांसफर करना है और कौन से ऑर्गेनिज्म में उसको ट्रांसफर करना है। ये चीजें पहले हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। देन इंट्रोड्यूसिंग एंड ऑल टुगेदर अ न्यू जीन, हम न्यू जीन को एक साथ मिलाकर उसको ट्रांसफर करें, जरूरत हो तो। मैनिपुलेशन ऑफ जीन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंप्रूव करने के लिए सिंपली इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं हम, एग्जांपल यही हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की यूज कर सकते हैं, जीन्स का मैनिपुलेशन कर सकते हैं इस चीज के लिए। कंबाइनिंग ऑफ जीन फ्रॉम टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के जीन्स को यहाँ पर हम कंबाइन करें अगर हमें जरूरत हो तो, हमारे लिए अगर वो बेनिफिशियल हो तो। अल्टरिंग द जीनोटाइप, जीनोटाइप को अल्टर करते हम, कैरेक्टर्स को अल्टर करके देखें अगर हमें चाहिए, हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो तो। जीन क्लोनिंग एक्सेट्रा, जीन क्लोनिंग का भी एक टाइप है, जीन को हम क्लोन कर सकते हैं। एक जीन, उसके कैरेक्टर्स, उसके जैसे बहुत सारे जीन, एक जैसे जीन का तैयार होना, उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। तो ये जीन क्लोनिंग भी हम कर सकते हैं। Therefore, the genetic engineering is alternatively called as recombinant DNA technology और जीन क्लोनिंग। और इस तरह की कंसेप्ट्स जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होती है और इसीलिए इसको RDNA टेक्नोलॉजी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बोलते हैं या फिर जीन क्लोनिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जॉन ई स्मिथ 1996 gave the definition of genetic engineering as the formation of new combination of heritable material by the insertion of nucleic acid molecule produced by whatever means outside the cell into any virus, bacterial, plasmid or other vector system so as to allow their incorporation into host organism in which they do not occur naturally but in which they are capable of continued propagation। इसके अनुसार न्यूक्लिक एसिड जो है या फिर जो भी हेरिटेबल मटेरियल है उनको कॉम्बिनेशन करके कोई एक चीज़ बनाना, और ये जो प्रोसीजर होती है ये सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसको, ये जो प्रोसीजर होती है आउटसाइड में, इसको किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी प्लाज्मिड की मदद से होस्ट बॉडी में, मतलब हमको जिसमें ये बदलाव चाहिए, जिस प्लांट में या फिर जिस एनिमल में या फिर जो भी रिसेप्टर बॉडी है वहाँ पर हमें जो बदलाव चाहिए उसकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। और ये प्रोसेस नेचुरली बिल्कुल भी नहीं होती, इसको हम आर्टिफिशियली यहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और हमें जो भी बदलाव चाहिए वो हमें उस टाइम पे मिल जाएंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो इस पूरी प्रोसीजर को यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाएगा।